देखो लास्ट क्लास में हमने यूनिट नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पार्टनरशिप का यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 क्या बताता है? रिलेशंस ऑफ पार्टनर, कि पार्टनर्स के बीच में आपस में पार्टनरशिप के टाइम पे रिलेशंस किस तरीके के होंगे। देखो सबसे पहले क्या बोला है, सेक्शन नंबर 9। सेक्शन 9 क्या बात करता है? जनरल ड्यूटीज ऑफ पार्टनर, कि एक पार्टनर को जनरली अगर वो पार्टनरशिप में एंटर कर रहा है तो क्या क्या उसकी ड्यूटी रहेंगी। देखो सबसे पहले क्या बोला है इसने, कैरी बिजनेस टू ग्रेटर कॉमन एडवांटेज, यानी उसको बिजनेस इस तरीके से करना है कि सबका बेनिफिट हो, ना किसी एक का, बाकी सबका बेनिफिट होना चाहिए। देखो यहाँ पे मार्क करो कॉमन एडवांटेज, कॉमन का मतलब सबका एडवांटेज होना चाहिए। दूसरा बोला है अटमोस्ट गुड फेथ से काम करना है, यानी ऐसा काम करना है जहाँ पे आपके इंटेंशंस एकदम सही हो, सबका बेनिफिट वाला काम करना है। इन डीलिंग विद अदर पार्टनर्स एंड बाउंड टू रेंडर अकाउंट्स टू ईच अदर, यानी अगर मान लो कोई एक पार्टनर है और वो खुद अकाउंट्स बना रहा है तो उसको बाकियों से छुपाना है क्या? नहीं, बाकी सबको उसको अकाउंट्स बना के प्रेजेंट करने हैं। ठीक है, तो ये उसकी सारी यहाँ पे जनरल ड्यूटीज हैं। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्या बोला है, सेक्शन नंबर 10, ड्यूटी टू इंडेमनिफाई फॉर लॉस कॉज्ड बाय फ्रॉड, यानी उस पार्टनर की वजह से कोई फ्रॉड करा उसने और उसकी वजह से किसको लॉस हुआ? फर्म को लॉस हुआ। तो अगर उसकी वजह से फर्म को लॉस हुआ तो वो उस लॉस की भरपाई करके देगा सबको। ठीक है, देखो क्या बोला है यहाँ पे कि जिस पार्टनर की वजह से लॉस हुआ, फ्रॉड किया उसने, उसकी ड्यूटी बनती है कि वो लॉस का पैसा बाकी सबको भरपाई करके दे। एंड द अमाउंट ब्रॉट इन बाय हिम टू बी डिवाइडेड बिटवीन द पार्टनर्स, और उसने जो वो पैसा लेके आया है वो बाकी सारे पार्टनर्स के बीच में क्या हो जाएगा? डिवाइड। जैसे मान लो यहाँ पे 3 पार्टनर्स थे, ए, बी और सी। ए ने क्या किया? फ्रॉड किया। ए ने क्या किया? फ्रॉड किया। ठीक है, अब यहाँ पे ए ने फ्रॉड किया। अब याद है क्या हम पढ़ते हैं कि पार्टनरशिप में कैसी होती है? म्यूचुअल एजेंसी, यानी फ्रॉड किया है तो लायबिलिटी ओरिजिनली किस पे आएगी? तीनों पे आएगी। ठीक है, अब फ्रॉड तो ए ने किया बट लायबल तो बी और सी भी हुए, तो इन तीनों ने मिलकर क्या पे की होगी? इन तीनों ने मिलकर पेनल्टी पे की होगी। अब जो पेनल्टी पे की है वो ए उसकी भरपाई करके देगा किसको? बी को और सी को। ठीक है, मान लो बी ने भी 20,000 पे किए और सी ने भी 20,000 पे किए, गलती ए की थी, तो ए इन दोनों को ये 20-20 हजार रुपए क्या करके देगा? भरपाई करके देगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या बोला है, सेक्शन 11, डिटर्मिनेशन ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर बाय कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर, यानी अब उनके बीच में क्या राइट्स हैं, क्या लाइबिलिटीज हैं, वो सब डिसाइड कैसे हुई है? कॉन्ट्रैक्ट। वो कहाँ पे होगा? पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ होगा। तो पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग उनकी सारी राइट्स एंड ड्यूटीज क्या क्या है। देखो सबसे पहले क्या बोला कि उनके आपस में जो म्यूचुअल राइट्स हैं, आपस में जो भी राइट्स हैं, जो भी ड्यूटीज हैं, वो सब कुछ हम या तो क्या करेंगे? लिख देंगे। कहाँ पे? डीड में। नहीं तो ओरली भी हो सकता है। ठीक है, तो या तो क्या बोला? एक्सप्रेस भी हो सकता है। प्रॉपरली आप या तो बोल के बताओ या लिख के बताओ, और इम्प्लाइड मतलब बोला नहीं, बिहेवियर से ही हम काम कर रहे हैं, तो वो एक्सप्रेस भी हो सकता है और इम्प्लाइड भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा इसके बाद देखो क्या बोला है, एग्रीमेंट्स इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। नॉर्मली हम पढ़ते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या बोलता है, आप किसी भी पर्सन के साथ ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते कि आप उसको रोक लगा रहे हो। क्या रोक लगा रहे हो? कि वो कोई दूसरा ट्रेड या कोई दूसरा बिजनेस नहीं कर सकता। तो आप किसी दूसरे बंदे के साथ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते जहां पे आप उसके ऊपर रोक लगा दो। क्या रोक लगा दो? कि भाई वो बंदा कोई बिजनेस या कोई भी टाइप का काम नहीं कर सकता, ऐसा आप नहीं कर सकते। बट ये उसका एक्सेप्शन है। क्या बोला? ये उसका एक्सेप्शन है। देखो क्या लिखा है, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, यानी कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भाड़ में गया। जहां पर भी नॉट विथ स्टैंडिंग वर्ड आ रहा है ना, इसका मतलब कि दूसरी जगह पे कुछ भी लिखा हुआ हो, कहीं और कुछ भी लिखा हुआ हो, हम किसकी बात मानेंगे? जो यहाँ पे लिखा है। मतलब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कुछ भी लिखा हुआ हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हम तो किसकी बात मानेंगे? जो यहाँ पे पार्टनरशिप एक्ट में लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखो पार्टनरशिप एक्ट क्या बोलता है
कि हम जो पार्टनरशिप का कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे, एग्रीमेंट बनाएंगे, उसमें हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि एक पर्टिकुलर पार्टनर कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं करेगा जो फर्म के बिजनेस के साथ में क्या है, कॉम्पीटिंग है, वाइल ही इज अ पार्टनर। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो अगेन 3 पार्टनर्स थे, ए बी और सी। ये जो तीनों पार्टनर्स हैं, ये तीनों पार्टनर लेट्स से बिजनेस करते हैं शूज का। किसका करते हैं, शूज का। अब ये तीनों जो पार्टनर्स हैं, तीनों पार्टनर शूज का काम कर रहे हैं। अब मान लो जो ए था, ए निकला दगाबाज निकला। ए ने क्या काम करा, ए ने अपना खुद का एक और शॉप खोल ली शूज की। तो इनको दिक्कत होगी कि नहीं होगी, होगी ना, क्योंकि ये सारे अपने कस्टमर्स को मैनिपुलेट कर लेगा कि तुम यहां से मत लो, तुम सामान कहां से ले लो, मेरी शॉप से। अगर तुम्हें कोई यहाँ पे शूज 2000 के मिल रहे हैं, मैं 1800 के दे दूंगा। तो मैनिपुलेट कर रहा है ना कस्टमर्स को, करते भी हैं लोग ऐसा। तो इसीलिए पार्टनरशिप क्या कर सकते हैं, ये अपने कॉन्ट्रैक्ट में लिख सकते हैं, क्या, अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। इसका मतलब ये अपने पार्टनर्स के ऊपर रोक लगा सकते हैं। कैसे, कि जब तक आप पार्टनरशिप में हो तब तक आप कोई ऐसा बिजनेस खुद का नहीं ओपन करोगे जो हमारे बिजनेस के साथ कंपटीशन है। या फिर इवन ये भी बोल सकते हैं कि मान लो तुमने छोड़ दिया पार्टनरशिप से, तुम चले गए, मान लो ए रिटायर हो गया, तो अब इसके ऊपर ये भी कंडीशन लगा सकते हैं कि भाई तुम रिटायर होने के 1 साल या 1.5 साल या 2 साल तक भी सिमिलर बिजनेस नहीं करोगे। क्योंकि अगेन अगर वो सेम बिजनेस करेगा तो ऑब्वियसली बात है कस्टमर्स मैनिपुलेट होकर उसके पास पहुंच जाएंगे, या फिर वो फर्म के सीक्रेट्स का यूज करके कस्टमर को मैनिपुलेट करेगा। मतलब कैसे भी करके फर्म का नुकसान होगा ना अगर वो खुद का कंपटीशन बिजनेस खोल लेता है। तो हम उसके ऊपर रोक लगा सकते हैं कि भाई तुम कोई भी कंपटीशन बिजनेस मत खोलना। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो मना करता है, पर ये उसका एक्सेप्शन है कि पार्टनरशिप के केस में ऐसा किया जा सकता है। ठीक है, ठीक है महक, कोई बात नहीं। चलो इसके बाद देखो क्या बोला है, कंडक्ट ऑफ बिजनेस सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर। अब यहाँ पे बोला है पार्टनर के क्या क्या राइट्स होंगे, ठीक है, कि वो कैसे कैसे अपना बिजनेस करेंगे। देखो सबसे पहले क्या बोला, एवरी पार्टनर हैज राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस। डे टू डे बिजनेस में पार्टिसिपेट करने का राइट हर पार्टनर के पास है। यानी हर पार्टनर डे टू डे मैनेजमेंट संभाल सकता है, मतलब एक्टिव पार्टनर बन सकता है। क्या जरूरी है हर पार्टनर को एक्टिव पार्टनर बनना ही पड़ेगा, नहीं, राइट है ना, उसकी मर्जी, चाहे तो वो स्लीपिंग बन जाए। पर तुम मना कर सकते हो क्या कि नहीं तुम एक्टिव पार्टनर नहीं बनोगे, तुम मना नहीं कर सकते, ये उसका राइट है, उसकी मर्जी है, उसको बनना है तो बनेगा, उसको नहीं बनना है तो नहीं बनेगा। सेकेंड बोला है एवरी पार्टनर बाउंड टू अटेंड डिलीजेंटली टू हिज ड्यूटीज। यानी हर एक पार्टनर को जो भी उसको ड्यूटीज दी हैं एक्ट ने या फिर किसने, ये डीड ने जो भी ड्यूटी दी है वो ड्यूटी एकदम आपको अच्छे से गुड फेथ में करनी है। यानी ऐसा नहीं करना है कि एहसान कर दिया, हाँ काम तो कर दिया ना, तो वो वाली बात नहीं। जैसे ऑनलाइन में लोग आते हैं ज्वाइन करके छोड़ के भाग जाते हैं, फिर आए हैं क्या सारे, नहीं। तो ये क्लास लेता है कि नहीं लेता है, एक भी नहीं ली, बाद में भी नहीं, इसमें भी होंगे कुछ लोग ज्वाइन करके सो रहे होंगे पीछे से, है ना। तो ऐसे काम नहीं करना है। अगर आप ज्वाइन कर रहे हो तो क्लास अटेंड करनी है, सुनना है क्लास में क्या चल रहा है। तो वैसे ही यहाँ पे पार्टनर्स को भी क्या काम करना है, अपनी ड्यूटी प्रॉपरली निभानी है। जो आपको ड्यूटी दी गई है अच्छे से करो, एहसान वाली बात नहीं करनी है। सब जाग रहे हैं ना, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो क्या है, राइट टू एक्सप्रेस ओपिनियन ऑन मैटर्स टू बी डिसाइडेड बाय मेजॉरिटी। देखो अब मान लो 3 पार्टनर्स हैं ए बी और सी, 3 पार्टनर्स हैं ए बी और सी। अब इनको कोई भी अगर डिसीजन लेना है तो क्या बोला, पहली बात तो तीनों पार्टनर्स के ऊपर राइट है कि ये अपना ओपिनियन रखेंगे, मतलब इनको जो ठीक लगता है फर्म के लिए ये वो बोल सकते हैं।
कोई ऐसा नहीं बोल सकता कि तू तो चुप रह, तेरी बात नहीं सुनेंगे भाई, वो पार्टनर है, ओनर है एक तरीके से। तो हर एक पार्टनर का अपना खुद का क्या हो सकता है, ओपिनियन। अच्छा, दूसरी चीज क्या बोली, अब जरूरी तो नहीं है कि सबके सब एक ही चीज पे एक ही साथ अग्री कर लें, कोई हो सकता है कुछ और बोले, कोई कुछ और बोले। तो हम डिसीजन कैसे लेंगे, मेजॉरिटी, मतलब मेजॉरिटी लोग जो बोलेंगे उनकी बात मानी जाएगी। मान लो ए और बी यस बोल रहे हैं और सी नो बोल रहा है, तो फिर यस माना जाएगा, मतलब जो मेजॉरिटी लोग बोल रहे हैं वो बात मानी जाएगी। ठीक है, इसके बाद देखो क्या बोला, बट नो चेंज टू बी मेड इन नेचर ऑफ बिजनेस विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। देखो, अगर आप बिजनेस ही चेंज कर रहे हो, पूरा बिजनेस ही चेंज करना है, तो फिर मेजोरिटी के नहीं, सारे पार्टनर्स की बात माननी है। अच्छा, एक और, जैसे अपन मान लो किसी नए पार्टनर को एडमिशन दे रहे हैं, नए पार्टनर को लेके आ रहे हैं, तब भी सारे की कंसेंट चाहिए। तो कुछ कुछ मैटर्स होंगे जहां पे ऑल पार्टनर की कंसेंट चाहिए, मेजोरिटी की नहीं चाहिए। बाकी जो बेसिक डे टू डे मैटर्स हैं वहां पे मेजोरिटी पार्टनर की कंसेंट आ जाएगी तो काम हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसके बाद फर्म की बुक्स, फर्म की बुक्स को आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो, इंस्पेक्ट कर सकते हो, उनकी कॉपी वगैरह भी ले सकते हो। कोई आपसे ये नहीं बोलेगा कि भाई आप स्लीपिंग पार्टनर हो तो हम आपको फर्म की बुक्स नहीं देंगे, आपको देनी पड़ेगी, क्योंकि पैसा तो उसने भी लगाया ही है ना, फंड तो कंट्रीब्यूशन किया ही है। तो इसीलिए क्या बोला, चाहे आप एक्टिव पार्टनर हो, स्लीपिंग पार्टनर हो, कोई से पार्टनर हो, पार्टनर से फर्क नहीं पड़ रहा, आपके पास क्या राइट है, आप फर्म की बुक्स को ले सकते हो, देख सकते हो, कॉपी भी ले सकते हो उसकी। अच्छा, इसके बाद क्या बोला, मान लो कोई पार्टनर की डेथ हो गई। अब पार्टनर की डेथ हो गई तो अब अकाउंट्स वगैरह जो हैं उसको वो खुद तो चेक नहीं करेगा आके कि कितना पेमेंट मिलेगा, सेटलमेंट कैसे होगा। तो अगर डेथ हो गई तो डेथ के केस में उस पार्टनर के लीगल हायर्स जो होंगे उनको राइट मिलेगा कि वो बुक्स को चेक कर सकते हैं। तो क्या बोला है यहाँ पे कि अगर पार्टनर है तो पार्टनर के पास राइट टू चेक बुक्स है। अगर पार्टनर की डेथ हो गई तब डेथ के बाद उसको उसका पैसा मिलेगा, कंट्रीब्यूशन मिलेगा, प्रॉफिट का शेयर मिलेगा। सही मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है वो कौन चेक कर पाएंगे, उसके लीगल हायर्स। ठीक है, चलो, तो ये अपने सारे यहाँ पे बेसिकली हो गई राइट्स। किसी को यहां तक डाउट है तो पूछ लो। तुमने नोट्स कॉपी कर लिए थे क्या, क्यों, लास्ट पेज बचा है, बाकी सारे हो गए, तो कॉपी का है, तुम बंद करके बैठो, खोल के बैठो, मार्क वार्क करो। यूनिट 1 के तुमने करे हैं अभी तक, तो छुट्टी में क्या किया था, यूनिट 2 के भी सब लोग नोट्स कॉपी कर लेना। हम्म, राखी के बाद ही आएंगे ना। जिसके हो गए अच्छी बात है, मानसी के हो गए। और तुम लोग ऑफलाइन आए क्यों नहीं हो आज, धूप निकल रही है आज तो, बारिश तो बोलना ही मत। चलो, अब देखो नेक्स्ट टॉपिक, सेक्शन नंबर क्या है, सेक्शन 13, म्यूचुअल राइट्स एंड लाइबिलिटीज। कि नॉर्मली पार्टनर की क्या क्या राइट्स होती है और क्या क्या लाइबिलिटीज होती है। देखो, सबसे पहले क्या बोला है, राइट टू रेम्यूनरेशन। अच्छा, एक और चीज है कि ये सब जो है ना सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट है, यानी ये बता रहा है एक्ट में कि अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ और लिखा है आपने तो वो मान लिया जाएगा, मतलब कॉन्ट्रैक्ट में इसके अलावा और कुछ लिखा है तो वो मान लेना, कुछ भी नहीं लिखा तो ये एक्ट वाली बातें मान लेना। ठीक है, जैसे सबसे पहले क्या बोला है, राइट टू रेम्यूनरेशन, यानी नॉर्मली
पार्टनर इज नॉट एंटाइटल्ड टू रिसीव रेम्यूनरेशन, कि देखो पार्टनर को क्या मिलता है, प्रॉफिट्स। किसी पार्टनर को नॉर्मली कोई सैलरी वगैरह मिलने की बात है क्या, नहीं है। पर अगर आपको देनी है तो अलग से कहां पे लिख दो, डीड में लिख दो। ब्लर हो रहा है। सबको ही ब्लर दिख रहा है क्या? ठीक है, चलो देखो क्या बोला। नॉर्मली किसी भी पार्टनर को रेम्यूनरेशन जो है वो नहीं मिलती है ना, इन एडिशन टू प्रॉफिट। हाउएवर दिस रूल कैन बी चेंज बाय एग्रीमेंट या कोर्स ऑफ डीलिंग। नॉर्मली तो आपको ओनली प्रॉफिट मिलेंगे, अलग से सैलरी मिलेगी क्या, नहीं मिलेगी। पर अगर आप चाहो तो उसको एग्रीमेंट में लिख के लिख सकते हो कि भाई इस पार्टनर को सैलरी भी मिलेगी। अब मान लो 3 पार्टनर है, ए बी सी। ए एक्टिव पार्टनर है, तो ए बोल रहा है कि भाई मैं प्रॉफिट तो लूंगा ही और मैं काम एक्स्ट्रा करता हूं तो मुझे सैलरी भी चाहिए, तो उसको सैलरी भी मिल जाएगी अगर हमने कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया। अगर अलग से कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा, मतलब डीड में नहीं लिखा, तो फिर सैलरी नहीं मिलेगी, तो फिर ओनली क्या मिलेगा आपको, प्रॉफिट्स। ठीक है, अब देखो सेकंड, राइट टू शेयर प्रॉफिट। देखो नॉर्मली क्या होता है, या तो आप डीड में लिख दो आपका PSR, दैट इज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कि वो 2:1:1 है या 3:1:1 है, जो भी है आप लिख दो। अगर आप नहीं लिखते हो तो फिर हम क्या मान लेंगे, इक्वल, 1:1:1। अगर लिखा हुआ नहीं है, लिखा हुआ है तो वही मानना है। तो अपन ने स्टार्टिंग ही कैसे करी है, सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट, यानी कॉन्ट्रैक्ट में अगर आप और कुछ लिखते हो तो वो माना जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ। नहीं लिखते हो तो फिर एक्ट बोलती है ऐसे मान लेना। ठीक है, तो अगर और कुछ लिखा हुआ है तो वो मान लिया जाएगा। अगर एग्रीमेंट में नहीं लिखा हुआ तो फिर क्या माना जाएगा, इक्वल माना जाएगा 1:1 के रेशियो में। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या बोला, अगर प्रॉफिट इक्वल ले रहे हो तो फिर लॉस भी इक्वल होगा, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है तो लॉस भी वैसे ही होगा। मतलब जो रेशियो है उसमें प्रॉफिट भी वैसे ही जाएंगे और लॉस भी जनरली वैसे ही जाएंगे। अच्छा इसके बाद देखो क्या बोला है, देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड कैपिटल कंट्रीब्यूशन रेशियो। हमें लगता है कि हमने जितना पैसा लगाया है ना, हमारा PSR भी वैसे ही होगा। जैसे मान लो ABC थे, ए ने लगाया है 5 लाख, बी ने लगाया है 10 लाख और सी ने भी कितना लगाया है, 10 लाख। तो इसका क्या हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो अब इस केस में ये तो क्या हो गया आपका कैपिटल कंट्रीब्यूशन रेशियो। अगर हम यहाँ पे बात करें तो क्या जरूरी है आपका PSR भी सेम हो, अलग अलग भी तो हो सकता है। 1:1:1 भी हो सकता है, 3:2:1 भी हो सकता है। यानी क्या जरूरी है कैपिटल कंट्रीब्यूशन रेशियो और PSR सेम हो, बोला नहीं। आपको सेम रखना है तो सेम रख लो, बाकी कोई कंपलसरी नहीं है कि जिस रेशियो में कैपिटल लगाया है उसी रेशियो में आप प्रॉफिट भी लोगे। दोनों अलग अलग हो सकते हैं क्या, अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसके बाद देखो क्या बोला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब अगर कोई बंदा, कोई पार्टनर कैपिटल लेके आ रहा है और वो डिमांड करता है कि उसको कैपिटल के ऊपर क्या चाहिए, इंटरेस्ट, तो अगर उसको कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट चाहिए तो भी अगेन अपने आप नहीं मिलेगा, कॉन्ट्रैक्ट में डीड में लिखा हुआ होना चाहिए एक्सप्रेसली। यानी नॉर्मली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलता। अगर आप डीड में लिख देते हो कि इस बंदे को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा तो मिलेगा, नहीं लिखते हो तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा या नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। ठीक है, तो क्या बोला, या तो लिख दो या वो बिजनेस का टाइप ही ऐसा है, कस्टम्स ही ऐसे हैं, तो फिर मिलेगा। नॉर्मली नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, तो ये सारी चीजें, तो हमने कौन कौन से पॉइंट्स पढ़े। फर्स्ट हमने क्या पढ़ा, रेम्यूनरेशन लिखते हो तो मिलेगी वरना नॉर्मली नहीं मिलेगी। दूसरा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिख देते हो तो वो मान लेना, नहीं लिखते हो तो इक्वल मान लिया जाएगा। और अगर कैपिटल कंट्रीब्यूशन रेशियो कुछ और है तो PSR कुछ और हो सकता है। यानी दोनों का सेम होना जरूरी है या नहीं है, सेम होना जरूरी नहीं है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉर्मली मिलेगा या नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा।
लिख देते हो या ट्रेड ऐसा है तो फिर मिल जाएगा। यार यहाँ पे आई थिंक नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है, तभी बार बार ऐसे हो रहा है। 2 मिनट वेट कर लो, सही हो जाएगा। ठीक है क्या अब? ठीक है, चलो अब आओ नेक्स्ट पॉइंट नंबर डी। देखो पॉइंट नंबर सी क्या था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कि जो कैपिटल लेकर आया पार्टनर्स, वो कैपिटल लेके आने पे आपको बेनिफिट दे रहे हैं, इंटरेस्ट दे रहे हैं। नेक्स्ट बोला है इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस। एडवांसेस का मतलब क्या होता है, लोन। यानी अगर कोई पार्टनर फर्म को क्या दे रहा है, लोन दे रहा है, तो वो लोन दे रहा है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट की रेट या तो आप कहाँ लिख दो, एग्रीमेंट में लिख दो कि ये रेट होगी। अगर एग्रीमेंट में नहीं लिखते हो तो फिर एक्ट के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट की रेट कितनी रहेगी, 6% पर एनम। कि अगर पार्टनर लोन दे रहा है फर्म को तो उसको लोन रीपे तो करना ही करना है, और हम उसको इंटरेस्ट भी पे करेंगे, कितने परसेंट पर एनम, 6% पर एनम। ठीक है, अब देखो क्या बोला है यहाँ पे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सीजेज ऑन डिसोल्यूशन। यानी जब एक फर्म डिसॉल्व हो रही है, खत्म हो रही है, तो आपको आपका कैपिटल वापस मिल जाएगा। तो डिसॉल्व होने के बाद क्या आपको इंटरेस्ट मिलेगा कैपिटल पे, नहीं, बिकॉज आपको कैपिटल तो वापस मिल गया। पर आपका जो लोन है, लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट है वो कंटिन्यू चलता रहेगा, बिकॉज आपने लोन दिया है। जब तक आप लोन का इंटरेस्ट पे नहीं करते, जितने भी दिन हो जाए बाद में भी, तो आपका लोन का इंटरेस्ट चलता रहेगा। तो क्या बोला है यहाँ पे इसने, इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस कंटिन्यूज इवन आफ्टर डिसोल्यूशन अंटिल इट इज पेड। फर्म डिसॉल्व हो गई, डिसॉल्व होने के बाद भी अगर आप इंटरेस्ट ऑन लोन पे नहीं कर रहे हो तो ये नहीं वो माफ हो गया, अब तो नहीं मिलेगा। जब तक पे नहीं करोगे ना तब तक इंटरेस्ट चलता जाएगा। ये कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि अभी फर्म तो है ही नहीं, फर्म तो खत्म हो गई। खत्म हो गई तो क्या हुआ, आपने इंटरेस्ट पे नहीं किया। जितने महीने इंटरेस्ट पे नहीं करोगे उतने महीने तक आपको इंटरेस्ट पे लगता रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट तो सेम ही है, राइट टू बी इंडेमनिफाइड विद रिगार्ड टू पेमेंट एंड लाइबिलिटी इनकर्ड बाय एनी पार्टनर ऑन फर्म्स बिहाफ। देखो मान लो फर्म में 4 पार्टनर है, चारों पार्टनर्स को मिलकर कोई पेनल्टी पे करनी थी 1 लाख रुपए की। ठीक है, अब चारों पार्टनर्स में से 3 पार्टनर्स बाहर गए हैं घूमने, एक पार्टनर अकेला बचा हुआ है। अब वो एक पार्टनर ने क्या किया, चारों पार्टनर्स के बिहाफ पे 1 लाख रुपए की पेनल्टी पे कर दी। तो जब वो तीनों वापस आ जाएंगे तो क्या वो अपना अपना शेयर देंगे क्या उस पार्टनर को, या नहीं देंगे, बिल्कुल। तो क्या बोला यहाँ पे, अगर कोई लाइबिलिटी किसने ली है, एक अकेले पार्टनर ने, किसके बिहाफ पे, फर्म के बिहाफ पे, सबके बिहाफ पे, तो अगर वो अकेला पे कर रहा है तो फिर आपकी ड्यूटी बनती है कि आप उसको बाद में पूरा पैसा दे दो। ठीक है, और इसके बाद ये इसका उल्टा हो गया, राइट टू इंडेमनिफाई द फर्म। ऊपर तो ये था वो लोग आपको भरपाई करके देंगे, नीचे आपकी गलती है, आपकी वजह से कोई लॉस हुआ है, या आपकी वजह से किसी कस्टमर का प्रॉब्लम हो गया, फर्म के ऊपर लायबिलिटी आ गई। तो क्या बोला, अगर आपने जानबूझ के कोई गलती करी है, विलफुली फ्रॉड करा है, कुछ गलत करा, तो आप जानबूझ के कुछ भी गलत करते हो तो फिर उस केस में क्या बोला, आपके ऊपर लायबिलिटी आएगी। तो अगर फर्म ने पेमेंट कर दिया आपके बिहाफ पे तो आपको बाकी सबको भरपाई करके देना होगा। ये पहले भी आया था। तो ऊपर क्या बोल रहा है, फर्म का पैसा आप पे कर रहे हो तो आपको मिल जाएगा, नीचे आपका पैसा, आपकी गलती की वजह से पैसा फर्म पे कर रही है तो आपको फर्म को भरपाई करके देना होगा। तो ऊपर क्या था, राइट टू बी इंडेमनिफाइड, आपको मिलेगा, और नीचे है राइट टू इंडेमनिफाई, आपको देना होगा। ठीक है, क्या सबको यहां तक एकदम क्लियर है, कोई प्रॉब्लम है तो पूछो।
ठीक है, मैं ये तो कम मार्क्स का ही आता है, 5 to 10 के बीच में। विद रिगार्ड टू कहाँ लिखा हुआ है तनु? WRT का वैसे मीनिंग होता है विद रिगार्ड टू। मतलब जो भी पेमेंट्स, ये बोल रहा है कि जो भी पेमेंट या जो भी लाइबिलिटी किसी अकेले पार्टनर ने की है तो उसकी भरपाई उसको फर्म करके देगी। तो विद रिगार्ड टू का मतलब होता है जिस चीज की हम कनेक्शन में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम किसकी कनेक्शन में बात कर रहे हैं? पेमेंट और लाइबिलिटी से कनेक्शन। ठीक है, ओके तनु क्लियर है क्या? ठीक है, चलो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक। देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका? पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। सेक्शन कौन सा? सेक्शन 14। अब अगर हम बात करें पार्टनरशिप प्रॉपर्टी की तो ये बोला है इसने प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। इसको हम और क्या क्या बोल सकते हैं? तो इसको हम बोल सकते हैं पार्टनरशिप प्रॉपर्टी या पार्टनरशिप असेट्स, या फिर हम क्या बोल सकते हैं जॉइंट स्टॉक या जॉइंट एस्टेट, क्योंकि ये सबका मिलाकर है, सारे पार्टनर्स का मिलाकर है, इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं जॉइंट स्टॉक या फिर जॉइंट एस्टेट। और तीसरा क्या बोला है इसमें कि इसमें क्या क्या चीजें आएंगी, मतलब पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी में क्या क्या चीजें इंक्लूड होंगी। सबसे पहले क्या बोला? ऑल प्रॉपर्टी राइट्स एंड इंटरेस्ट विच द पार्टनर मे हैव ब्रॉट एज कंट्रीब्यूशन, यानी पार्टनर जो भी फर्म में लेकर आया वो सब का सब क्या माना जाएगा? प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। मान लो पार्टनर कैश लेके आया, पार्टनर कोई फर्नीचर लेकर आया, पार्टनर कोई मशीन लेकर आया, कोई भी सामान लेकर आया, ठीक है, वो सब पैसा और जो भी सामान कौन लेकर आया? पार्टनर। किसके लिए? फर्म के लिए। वो सब क्या माना जाएगा? प्रॉपर्टी ऑफ फर्म। तो जो भी वो कंट्रीब्यूशन दे रहा है चाहे कैश में चाहे असेट के फॉर्म में, वो सब किस में माना जाएगा? पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। दूसरा बोला है ऑल प्रॉपर्टी या राइट्स या इंटरेस्ट अक्वायर्ड या परचेज बाय द फर्म इन ऑर्डिनरी बिजनेस। ये तो बोला पार्टनर लेकर आया है, ये बोला फर्म ने बीच में कुछ खरीदा भी तो हो सकता है ना, कोई एसेट परचेज करा, कोई प्रॉपर्टी ली। तो जो भी फर्म प्रॉपर्टी ले रही है या जो भी फर्म का राइट है, कैसे? नॉर्मल बिजनेस में। तो कोई प्रॉपर्टी कोई फर्नीचर कुछ भी एसेट वसेट लिया तो वो सबके सब चीजें भी किस में आ जाएंगी? यहाँ पे वो सब भी पार्टनरशिप प्रॉपर्टी में आ जाएंगी। तो चाहे पार्टनर लाए चाहे फर्म ने अपने पैसों से परचेज किया, वो सब कुछ भी आ जाएगा। और तीसरा गुडविल, गुडविल को भी तो हम असेट मानते नहीं मानते? बिल्कुल। तो इसीलिए फर्म की गुडविल भी किसे मानी जाएगी? पार्टनरशिप प्रॉपर्टी असेट। तो पहला क्या बोला? पार्टनर जो भी कंट्रीब्यूशन लाए हैं कैश में या असेट के फॉर्म में। सेकंड, बिजनेस करते टाइम फर्म ने जो भी प्रॉपर्टी एक्वायर करी है या ली है। और तीसरा गुडविल। तो ये तीनों क्या माने जाएंगे? प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। चलो इसके बाद बताया गुडविल क्या है। गुडविल क्या होती है? रेपुटेशन, कि फर्म अच्छा काम कर रही है तो मार्केट में उसकी रेपुटेशन अच्छी है, तो उसे हम क्या बोल देते हैं? गुडविल। तो क्या बोला है? वैल्यू ऑफ रेपुटेशन ऑफ अ बिजनेस इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट्स एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर। हम निकालते हैं ना वैल्यू ऑफ गुडविल कि कितने प्रॉफिट होंगे। गुडविल अच्छी है तो फ्यूचर में प्रॉफिट्स अच्छे होंगे। गुडविल बेकार है ही नहीं तो प्रॉफिट होंगे ही नहीं, फिर आपकी रेपुटेशन खराब है मार्केट में। तो क्या बोला यहाँ पे? रेपुटेशन कैसी है मार्केट में? अच्छी है, अच्छी गुडविल है तो वो आपको फ्यूचर में प्रॉफिट्स कमाने में हेल्प करेगी।
तो जितने नॉर्मल प्रॉफिट्स होते हैं उससे आप ज्यादा प्रॉफिट कमा पाओगे। हम पढ़ते हैं ना, फॉर्मूला लिखते हैं अकाउंट्स में, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स, तो वो सुपर नॉर्मल किस वजह से आए? गुडविल की वजह से आए। तो नॉर्मल प्रॉफिट्स के ऊपर आप कितना कमा पा रहे हो वो गुडविल की वजह से, ठीक है। अब देखो क्या बोला, गुडविल जो है उसको हम क्या मानते हैं? पार्ट ऑफ फर्म्स प्रॉपर्टी, फर्म की प्रॉपर्टी ही तो है वो। तो गुडविल इज अ पार्ट ऑफ फर्म्स प्रॉपर्टी, जिसको क्या हम बेच सकते हैं अलग से? बिल्कुल, सेल कर सकते हैं। विच कैन बी सोल्ड सेपरेटली, अलग से भी आप गुडविल को सेल कर सकते हो बिकॉज वो एक असेट है, अलग से बेच दो, या फिर अलॉन्ग विद अदर प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म, या जब हम फर्म को बंद ही कर रहे हैं तो सारी प्रॉपर्टी के साथ बेच देंगे। तो अलग से भी आप बेच सकते हो और प्रॉपर्टी के साथ भी आप सेल कर सकते हो, ठीक है। अब देखो ये तो क्या था, फर्म की प्रॉपर्टी, पार्टनरशिप फर्म की प्रॉपर्टी। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? प्रॉपर्टी ऑफ पार्टनर, कि पार्टनर की पर्सनल प्रॉपर्टी। कभी कभी तो क्या होता है, पार्टनर क्या करता है, अपनी पर्सनल कोई एसेट ले आता है। मान लो हमें कोई टेबल चाहिए, अब पार्टनर के घर पे कोई टेबल फालतू पड़ी हुई है, तो वो क्या बोल रहा है, जब तक चाहिए फर्म में, मान लो 3-4 महीने के लिए, अपन खरीदे क्यों, मेरे घर पे पड़ी है, मैं उसको ले आता हूँ, 4 महीने यूज कर लो, मैं वापस ले जाऊंगा। मतलब पार्टनर अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी लेके आ रहा है, किसके पास? फर्म के पास। देखो क्या बोला है, प्रॉपर्टी ऑफ पार्टनर वेयर पार्टनर्स पर्सनल प्रॉपर्टी इज यूज्ड फॉर बिजनेस ऑफ पार्टनरशिप। इसकी खुद की प्रॉपर्टी को हम किस में यूज कर रहे हैं? पार्टनरशिप में यूज कर रहे हैं। देन सच प्रॉपर्टी विल बिकम पार्टनरशिप प्रॉपर्टी ओनली इफ देर इज एनी एग्रीमेंट फॉर द सेम। यानी मान लो वो टेबल लेकर आया, क्या कहा था उसने कि 3-4 महीने जितने भी काम आएगा वो काम कर लो, फिर मैं वापस ले जाऊंगा। क्या कहीं उसने ऐसा बोला कि अब ये फर्म का ही हो गया? नहीं बोला ना उसने। तो क्या आप इम्प्लाइड मान लोगे कि वो अपने घर से कुछ लेकर आया तो वो फर्म को दे रहा है? नहीं। जब तक वो एग्रीमेंट में नहीं लिख रहा कि मैं ये प्रॉपर्टी फर्म को दे रहा हूं, तब तक वो नहीं माना जाएगा, उसकी वो पर्सनल प्रॉपर्टी ही मानी जाएगी। पर अगर एग्रीमेंट में लिख दिया कि मैं फर्म को दे रहा हूं, तो वो क्या मान ली जाएगी? फर्म की प्रॉपर्टी। देखो क्या बोला है, इफ नो सच अग्रीमेंट देन प्रॉपर्टी किसकी मानी जाएगी? पार्टनर की ही मानी जाएगी, प्रॉपर्टी फर्म की नहीं मानी जाएगी। पर अगर वो बोल देता है कि मेरे को काम ही नहीं आएगी, अपन फर्म को दे देते, मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन मान लो फर्म को, तो फिर वो क्या मानी जाएगी? फर्म की प्रॉपर्टी। अदरवाइज वो क्या है? पार्टनर की ही प्रॉपर्टी है। चलो अब देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट बोला है एप्लीकेशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। फर्म की प्रॉपर्टी है तो किसके लिए काम आएगी? फर्म के लिए काम आएगी। तो क्या बोला, फर्म प्रॉपर्टी शेल बी हेल्ड एंड यूज्ड एक्सक्लूसिवली फॉर फर्म्स पर्पस। यानी कोई पार्टनर अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए फर्म की प्रॉपर्टी को यूज नहीं करेगा। प्रॉपर्टी फर्म की है तो पूरी फर्म के काम आएगी, अलग से आपको यूज करना है क्या उसको? अपने खुद के पर्पस के लिए यूज नहीं करना है। यहां तक सबको क्लियर है क्या? अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा। यहां तक कोई डाउट है तो पूछ लो, किसी को भी डाउट है तो। चलो देखो क्या बोला, नेक्स्ट टॉपिक क्या है? पर्सनल प्रॉफिट अर्न बाय पार्टनर। यानी पार्टनर ने कोई ऐसा प्रॉफिट कमा लिया जो वो खुद के लिए रख रहा है। देखो फर्स्ट पॉइंट क्या बोला है इसने, अगर कोई भी पार्टनर कोई भी प्रॉफिट कमाता है उसके खुद के लिए,
फॉर एनी ट्रांजैक्शन ऑफ द फर्म या फ्रॉम द यूज ऑफ फर्म्स प्रॉपर्टी और फर्म्स नेम, यानी वो नाम किसका यूज कर रहा है, फर्म का, या प्रॉपर्टी किसकी यूज कर रहा है, फर्म की। पार्टनरशिप फर्म की प्रॉपर्टी यूज करके या फर्म का नाम यूज करके अगर आप क्या काम कर रहे हो, खुद के लिए कोई प्रॉफिट बनाते हो, तो उस केस में क्या वो प्रॉफिट आपका हो गया। आपका कब होता है, जब आप अपना सामान यूज करके अपने लिए प्रॉफिट बनाते। आपने फर्म का नाम यूज करा, फर्म की प्रॉपर्टी यूज करी, और आपने क्या किया, खुद का प्रॉफिट बना लिया। तो क्या ये चीज सही है क्या, ये चीज बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ठीक है, जैसे मान लो पार्टनरशिप फर्म है, अब पार्टनरशिप फर्म है, उस पे है ना 2 दिन की लेट से छुट्टी है। अब छुट्टी है पर 3 पार्टनर्स हैं, ए बी और सी, है ना, छुट्टी है उस दिन, तो बी और सी तो काम पे आए नहीं है। काम पे ओनली कौन आ गया, गलती से मतलब कुछ सामान लेने के लिए कौन आ गया, मान लो ए आ गया, है ना। अब कोई पीछे से कस्टमर भी आ गया, कस्टमर भी आ गया, और क्या बोला, भाई दुकान बंद है क्या, तो ए ने क्या बोला, मैं लॉक तो खोल ही रहा हूँ, आओ अंदर आके बैठ जाओ। अब वो कस्टमर अंदर चला गया, ठीक है, और ए ने उसको अपनी सर्विसेज दे दी वहां पे बैठ के। मान लो ए सी ए था और ये कुछ एडवाइस मांगने आया था, और ए ने अपनी सर्विस दे दी उसको। अब एक बात बताओ, कहाँ पे दी है वो, क्या वो ए के पास पर्सनली आया था क्या, कि ए के घर पे गया था क्या, नहीं, वो तो फर्म में आया था, और ए ने उसको सर्विसेज कहाँ बैठ के दी है, फर्म के ऑफिस में बैठ के दी है। तो क्या यहाँ पे ए का पर्सनल प्रॉफिट है या ये फर्म का ही प्रॉफिट है, ये फर्म का ही है, कि वो फर्म के नाम पे आया है, फर्म की प्रॉपर्टी आप यूज कर रहे हो। ठीक है, सो इस केस में इस बंदे ने तो ए को फीस दे दी, मान लो कितनी, 5,000 रुपये। अब ये 5,000 ए ने अपनी जेब में रख के चला गया, किसको नहीं बताए, बी और सी को बताया। तो क्या ये चीज सही है, नहीं। इसने क्या बोला, क्या कमा लिया, इसने कमा लिया पर्सनल प्रॉफिट, बट किससे, फर्म की प्रॉपर्टी से, फर्म के नाम पे। अगर वो बंदा ए से ही बात करने आता पर्सनली कि मुझे आपसे सर्विस चाहिए, फर्म की सर्विस नहीं चाहिए, तो अलग बात होती। पर यहाँ पे इसने फर्म के नाम से आया है और वो फर्म का एज अ पार्टनर सर्विस दे रहा है। तो इस केस में जो 5,000 रुपए उस कस्टमर ने ए को दिए, वो ए के नहीं है, वो किसके हैं, तीनों के हैं। तो वो ये 5,000 रुपए ए किसके नाम पे लिखेगा, फर्म के नाम पे लिखेगा, और तीनों में शेयरिंग होगी। ठीक है, तो यहाँ पे यही बोला है कि अगर कोई फर्म के नाम पे किया तो ही शेल अकाउंट फॉर दैट प्रॉफिट एंड पे टू द फर्म, मतलब वो बताएगा कि हाँ मैंने ले लिया, अब वो फर्म को वापस कर देगा। और यहाँ पर भी सेम बोला है कि अगर किसी पर्सन ने कोई ऐसा बिजनेस किया जो फर्म के बिजनेस के साथ कौन सा है, कॉम्पीटिंग। अपन ने वो शूज वाला एग्जाम्पल लिया था कि सेम शूज का बिजनेस खोल लिया आपने, और कस्टमर को क्या बोला, वहां मत जाना, मेरे पास आना, मैं तुम्हें वही शूज 1800 में दे दूंगा। कर दिया ऐसा, पर मना था ना, उसको वो काम नहीं करना चाहिए था, फिर भी उसने किया। तो जो 1,800 रुपये उसको मिले हैं, वो उसको अपनी जेब में नहीं रखना है, वो उसको किसको रिटर्न करना है, फर्म को रिटर्न करना। अब आप बोलोगे गलत है ये तो, उसने खुद ने, तो आपका शॉप खोलना भी गलत है। अगर आपने कोई भी कॉम्पिटिंग बिजनेस किया तो वो कॉम्पिटिंग बिजनेस करना ही गलत है, तो उसको तो बंद करो, और उससे कोई भी पैसा कमाया है तो पैसा भी किसको ट्रांसफर करो, फर्म को। यू शैल अकाउंट फॉर दैट प्रॉफिट एंड पे इट टू द फर्म। यानी फर्म की प्रॉपर्टी यूज करके तुम ऐसा कोई काम करोगे क्या यहाँ पे जो खुद का पर्सनल बेनिफिट वाला हो, नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन हर चीज में देख लो ये लाइन आ रही है, सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर। यानी अगर वो कॉन्ट्रैक्ट में लिखे कि हाँ हम पर्सनल प्रॉफिट कमा सकते हैं, जैसे मान लो 3 पार्टनर्स थे ना, कौन से, ए बी और सी। अब बी और सी बोलते हैं भाई हम तो सैटरडे और संडे का ऑफ रखेंगे। ए बोलता है मैं अकेला हूं, मेरे पास कोई काम नहीं है, मैं घर बैठ के बोर हो जाता हूँ, तो मैं तो सैटरडे संडे को आऊंगा। तो बी और सी ने क्या बोला, देख तुझे अगर आना है ना तो तू आ जा, फर्म के नाम पे काम कर लेना, 10% हमें दे देना, बाकी 90% तू रख लेना, हम तो नहीं आएंगे छुट्टी वाले दिन। तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया ना। अब अगर उसको 5,000 मिले तो वो 500 रुपए इनको देगा 10%, बाकी 4,500 खुद रख सकता है ना। क्या उसको पूरे 5,000 फर्म को बांटने की जरूरत है, नहीं है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया। कॉन्ट्रैक्ट में लिख के आप कुछ भी कर सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट में कुछ लिखा हुआ नहीं है ना, तो बाय डिफॉल्ट क्या माना जाएगा, अगर आपने फर्म के ऑफिस पे फर्म के नाम से कोई काम किया तो फर्म का ही माना जाएगा, तो आपको पूरे पैसे
देने होंगे। ठीक है, चलो क्या सबको क्लियर है यहाँ तक? चलो सब जाग तो रहे हैं, रिप्लाई तो टाइम पे देते ही हैं। चलो ठीक है, एक लास्ट टॉपिक और कर लेते हैं, छोटा सा ही है। देखो क्या बोला, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर आफ्टर चेंज इन द फर्म। फर्म में चेंज हुआ, फर्म में चेंज क्यों क्यों हो सकता है, देखो क्या क्या रीजन है। एडमिशन, कोई नया पार्टनर आया, पहले ओनली ए और बी थे, अभी नया पार्टनर आ गया सी, तब ए बी सी हो गए, फर्म में चेंज हो गया। डेथ या रिटायरमेंट, ए बी सी थे, बी की डेथ हो गई, कौन रह गया, ए और सी, या बी रिटायर हो गया, कौन रह गया, ए या सी। ठीक है, उसके बाद क्या बोला, चेंज इन बिजनेस, बिजनेस ही आपने चेंज कर लिया। पहले आप काम करते थे, मतलब फूड कैफे था आपका, रेस्टोरेंट था, अब आपने चेंज करके काम स्टार्ट कर दिया लेट्स से केमिकल्स का, तो बिजनेस ही चेंज हो गया आपका एकदम, तो वो भी चेंज है। अच्छा, इसके बाद क्या बोला, बिजनेस कैरिड ऑन इवन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ सेट टेन्योर। हमने कहा था हमारा बिजनेस हम ओनली 1 साल तक करेंगे, डिसाइड कर रखा है स्टार्टिंग से। 1 साल तक काम करके क्या लगा कि यार पार्टनर्स बढ़िया हैं, मिलकर और भी हम चला सकते हैं बिजनेस को, तो हमने ये 1 साल को एक्सटेंड कर दिया 10 साल तक, या फिर पार्टनरशिप एट विल, हमारी मर्जी जब तक चलाएंगे। तो ये भी चेंज हो गया। तो चेंज कब कब हो सकता है, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ हो गया किसी पार्टनर का, या फर्म का बिजनेस चेंज हो गया, या फिर टाइम पीरियड के बाद या प्रोजेक्ट के बाद भी आप फर्म को कंटिन्यू कर रहे हो। तो ये बोला जब फर्म में ये सारे चेंजेस हो रहे हैं तो क्या पार्टनर के राइट्स और ड्यूटीज भी चेंज होंगे क्या? तो बोला है नॉर्मली तो नहीं होंगे। क्या बोला, जो पार्टनर के बीच में राइट्स एंड ड्यूटीज पहले थे वो अभी भी वही सेम ही रहेंगे। चेंज होने के बाद भी राइट्स एंड ड्यूटीज पे कोई इम्पैक्ट आएगा क्या? नहीं। पर आप चेंज कर नहीं सकते हो, ऐसा है क्या? नहीं, कर तो सकते ही हो ना। हमने बोला नॉर्मली चेंज नहीं होंगे, बट एग्रीमेंट में लिख के आप कुछ भी कर सकते हो। तो क्या बोला नीचे, सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी। कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी मतलब जो ऊपर बोला है ना उसका उल्टा कुछ कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया। ऊपर क्या बोला, लॉ ने सेम रहेंगे, आपको लगता है चेंज करने चाहिए। जैसे मान लो पहले ए एक्टिव पार्टनर था और बी स्लीपिंग पार्टनर था, अभी सी को ऐड किया, तो सी को ऐड करते ही बी ने क्या बोला, मैं एक्टिव बन जाता हूं और ए तुम स्लीपिंग बन जाओ। तो ये चेंज करना है तो कहां लिख दो, डीड में, और नहीं लिखते हो तो एज इट इज सेम ही माना जाए। ठीक है, तो नॉर्मली क्या बोल दिया, राइट्स एंड ड्यूटी सेम रहेंगे, चाहो तो आप चेंज कर सकते। चलो आज इतना ही पढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक कल से ही पढ़ेंगे। अभी तक हमने क्या पढ़ा, पार्टनर के रिलेशंस आपस में कैसे। कल हम क्या पढ़ेंगे, रिलेशन विथ थर्ड पार्टीज। थर्ड पार्टीज, ठीक है। तो तुम नोट्स में यहां तक तो कॉपी कर ही लेना, और फ्री हो तो आगे का भी कर लेना। ठीक है, चलो थैंक यू एवरीवन।